तो कहानी की शुरुआत मिंजू नाम की लड़की से होती है जो कि आधी रात में फ्रिज से पानी पीने आई थी। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है कि जैसे उसके घर के बाहर कोई खुदाई कर रहा हो। वो धीरे धीरे बाहर की तरफ जाने लगती है और तभी वो एक श्राउडेड गोस्ट यानी कि पोचोंग की एक झलक देखती है, यानी कि सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई लाश। अब इससे वो काफ़ी घबरा गई थी और गेट के पास भागने लगती है। खैर, अब घर का दरवाज़ा खुला हुआ होता है और उसको एक बच्ची की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो बच्ची अपनी माँ को आवाज़ लगा रही होती है, मम्मा मैं यहाँ पर हूँ मम्मा, और बार बार वो आवाज़ लगाती रहती है। अब आवाज़ को सुनते सुनते मिंजू घर के बाहर गई थी। उसे घर के बाहर उसको एक ग्रेव दिखती है और वो उसको देखकर चौंक जाती है। अब घबराते हुए वो उसके अंदर उतरती है और वहाँ पर उसको एक ताबूत दिखाई देता है, यानी कि कैस्केट, जिसके अंदर से कोई बाहर आना चाह रहा था। खैर, अब मिंजू घबराते हुए उस ताबूत को छू देती है और अंदर से एक हाथ मिंजू को खींच लेता है और वो चिल्लाते हुए जाग उठती है। असल में मिंजू कार में थी अपने हस्बैंड जूनो और उनकी 10 साल की बेटी सोयुन के साथ में। जूनो उसको शांत करते हुए पूछता है कि क्या हुआ, तो मिंजू बताती है कि उसने एक बहुत ही गंदा सपना देखा था। अब जूनो मिंजू को समझाता है कि उसने काम की कुछ ज्यादा ही टेंशन ले ली थी और वो थक गई होगी, जिसके चलते वो आराम करे। फिर मिंजू अपने बैग में से अपना फ़ोन निकालती है और अपने बॉस से कुछ दिनों की छुट्टी मांग लेती है। मिंजू का बॉस ये कहता है कि तुमको तो क्लाइंट को मॉडल हाउस दिखाने ले जाना था। तब मिंजू अपने बॉस से ये कहती है कि उसने सारी अरेंजमेंट्स कर दी हैं, यानी कि क्लाइंट्स के साथ त्यास चला जाएगा, यानी कि उसका जूनियर। और बॉस मिंजू की बात मान लेता है और उसको छुट्टी दे देता है। खैर, अब हम देखते हैं कि इन दोनों की बेटी सोयुन जो थी वो नींद से जाग उठी थी और वो कार में बैठे बैठे काफ़ी थक गई थी। वो पूछने लगते हैं कि हम ग्रैनी के यहाँ पर यानी कि नानी के यहाँ पर कब पहुँचेंगे। और तब जाकर हमको पता लगता है कि असल में ये लोग जो हैं वो मिंजू की माँ के गाँव जा रहे होते हैं, जिनका नाम है सोही। अब जूनो अपनी बेटी सोयुन से ये कहता है कि वो अभी सो जाए और उसके उठने से पहले वो लोग नानी के घर पहुंच जाएंगे। और तब सोयुन ये कहने लगती है कि मैं नानी को मिस बुनबुन से मिलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। असल में यहाँ पर जो बुनबुन थी वो सोयुन की डॉल होती है। खैर, अब शाम हो गई थी और ये लोग गांव पहुंच जाते हैं और इस गांव का नाम होता है बांगू पजीवा। खैर, इसके बाद ये लोग मिंजू की माँ के घर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर काफ़ी अंधेरा हो गया था। वो लोग गेट पर जाते हैं और मिंजू अपनी माँ को ग्रीट करते हुए आवाज़ लगाने लगती है। सोयुन भी ग्रैनी ग्रैनी बोलकर आवाज़ लगा रही थी। अब जब कोई भी दरवाजे को खोलने नहीं आता तो ये लोग दरवाज़ा खोलकर अंदर जाते हैं। अब सोयुन जो थी वो यहाँ पर अंधेरा होने की वजह से काफ़ी डर रही थी, तो मिंजू सोयुन को अपने पापा के साथ ही रहने के लिए कहती है और खुद आगे चलकर अपनी माँ सोही को ढूंढने लगती है। अब ये लोग डर के मारे लिविंग रूम की ओर जा रहे होते हैं, जहाँ पर सोही एक स्विंग चेयर में बैठी हुई थी और वहाँ पर अंधेरा काफ़ी था। अब अचानक से मिंजू लाइट्स ऑन करती है, जिसकी वजह से उसकी माँ काफ़ी डर गई थी और वो पलट कर देखती है तो वहाँ पर मिंजू होती है। अब दोनों ही एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। सोही कहती है कि सॉरी, मैं सो गई थी। वो सोयुन से भी मिलती है और फिर सभी लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। अब सारे के सारे लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सोही मिंजू से उसके काम के बारे में बात करती है। मिंजू बताती है कि उसका काम काफ़ी अच्छा चल रहा है और वो काफ़ी खुश भी है। और जूनो भी अपने काम के बारे में बताता है कि वो एक कॉन्ट्रैक्टर है और जब काम होता है वो तभी बाहर जाता है, बाकी समय वो घर पर ही रहकर घर के कामों में मिंजू की हेल्प कर देता है। खैर, फिर सोही ये कहने लगती है कि तुम सब काफ़ी थक गए होगे तो तुम सब आराम करो, और मिंजू को वो ये बताती है कि उसने उसका रूम हमेशा से साफ रखा है, तो यहाँ पर जाकर वो दोनों पति पत्नी सो सकते थे और सोयुन उसके साथ सो जाएगी। खैर, अब जूनो उनके रूम के अंदर मिंजू की बचपन की फोटो दीवारों पर लगी हुई देखता है और काफ़ी खुश हो जाता है। तब मिंजू जूनो से पूछती है क्या हम अगले साल माँ को अपने साथ शहर ले जा सकते हैं। इस पर जूनो खुशी खुशी हाँ कर देता है कि उसको कोई परेशानी नहीं है। अब आधी रात की तरफ सीन आता है जहाँ पर सभी सो रहे थे कि तभी सोही की नींद खुलती है। वो देखती है कि सोयुन उसके पास नहीं थी। सोही सोयुन को ढूंढने लगती है और सोयुन असल में पास वाले रूम में थी। सोही आकर देखती है कि सोयुन अपनी डॉल मिस बुनबुन के साथ में बातें कर रही थी, जो कि काफ़ी वियर्ड सी बात होती है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है और सोही हमें थोड़ी सी टेंशन में किचन में नजर आती है। अब मिंजू वहां पर आकर अपनी माँ सोही को मॉर्निंग विश करती है और सोही ये कहती है कि मैं सोयुन के लिए खाना बना रही हूँ, क्या वो उसको कुछ सामान लाकर दे सकती है। तो मिंजू कहती है कि बिल्कुल। खैर, अब जूनो भी जाग गया था और वो मिंजू से सोयुन के बारे में पूछता है, तो मिंजू बताती है कि सोयुन अभी तक सो रही है और वो मार्केट से मॉम के लिए ग्रोसरी लेने जा रही है, तो जूनो भी उसके साथ चल देता है। खैर, अब रास्ते में मिंजू को एक व्यक्ति दिखता है जिसका नाम बसरी होता है और वो असल में ग्रेवयार्ड की साफ सफाई कर रहा होता है और बसरी यहाँ पर सारे फ्यूनरल्स किया करता था। अब मिंजू कार रोककर उससे मिलती है, थोड़ी बहुत बात करती है और फिर मार्केट चली जाती है और हम देख पाते हैं कि बसरी थोड़ा सा टेंशन में नजर आ रहा था।
खैर अब घर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सोही डाइनिंग टेबल पर सारा सामान रख रही होती है और वो सोयुन को किसी और के साथ खेलते हुए बात करते सुनती है। सोही सोयुन के पास जाकर देखती है कि वो असल में फिर से मिस बुनबुन के साथ खेल रही थी और सोही उसको वहां से बाहर ले जाती है। अब अगला सीन मार्केट का आता है, जहां पर मिंजू की बचपन की फ्रेंड मवार की शॉप को दिखाया जाता है और तभी वहां पर एक प्रेग्नेंट लेडी शॉपिंग करने आई होती है जो कि 9 महीने प्रेग्नेंट थी। खैर अब मिंजू वहां पर पहुंचकर मवार से मिलकर काफी खुश थी। खैर इसके बाद में हम देखते हैं कि मवार जो होती है वो जूनो को भी ग्रीट करती है। अब यहाँ पर मवार मिंजू और जूनो को अपनी बेटी नानी से मिलवाती है और फिर वो लोग ग्रोसरीज खरीदते हैं और बहुत बातें करते हैं। फिर घर आकर सभी खाना खाने लगते हैं, जिसके बाद में मिंजू और सोही अकेले बैठकर बातें कर रहे थे। मिंजू सोही को उनके साथ जकार्ता उनके शहर चलने के लिए कहती है क्योंकि उसको सोही की काफी चिंता हो रही थी। जवाब में वो ये कहती है कि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो मैं यही चाहती हूँ कि मुझे इसी गांव में दफन कराया जाए। मिंजू पूछती है कि आप ऐसी स्ट्रेंज रिक्वेस्ट क्यों कर रही हैं। तब उसकी माँ उसको ये कहती है कि प्लीज ये मेरी आखिरी इच्छा है और मिंजू कहती है कि ठीक है, इस बात पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे और फिर वहां से चली जाती है। खैर अब मिंजू जो होती है वो अपने रूम में अपनी बेटी सोयुन को ले जाकर अपने बचपन की फोटो की एल्बम दिखाती है। अब जूनो बेड पर लेटा हुआ था कि उसकी बेटी सोयुन उससे बात कर रही होती है कि वो और मॉम कल जंगल में घूमने जाएंगे क्योंकि वहां पर एक तालाब भी है। अब जूनो उसे अपने पास तो ला लेता है और सोयुन मिस बुनबुन को भी अपने साथ लेकर सो जाती है। अगली सुबह सोयुन जल्दी तैयार हो गई थी क्योंकि वो जंगल में घूमने जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। अब जूनो को हग करके मिंजू के साथ में सोयुन निकल जाती है। अब जूनो खाना बना रहा होता है और सोही आकर उसको अप्रिशिएट करती है। जूनो तभी सोही को उनके साथ शिफ्ट हो जाने के लिए कहता है और सोही ये बोलती है कि मैं तुम पर बर्डन बनना नहीं चाहती हूँ। जूनो सोही को समझाता है कि वो कभी उन पर बर्डन नहीं बनेगी, वो लोग खुश होंगे वो उनके साथ रहेंगी तो। लेकिन सोही जो होती है ऑब्वियस रीजंस की वजह से उसे गांव के अंदर ही रहना पसंद था। अब जूनो जो होता है वो अपनी सास से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उनके साथ चले। सोही यहाँ पर जूनो से ये कहती है कि वो सोच कर बताएंगी और फिलहाल वो थोड़ा रेस्ट करने जा रही हैं। तभी दूसरी ओर हम मिंजू और सोयुन को जंगल में घूमते हुए देखते हैं। वो गाना गाते हुए एंजॉय कर रहे थे कि तभी मिंजू को उसके कलीग प्यास का कॉल आ जाता है क्योंकि उसको काम से रिलेटेड कुछ बात करनी थी। मिंजू कॉल पर व्यस्त हो जाती है कि इतने में ही सोयुन उससे दूर चली गई थी। मिंजू को सोयुन कहीं पर भी नजर नहीं आती तो वो उसको आवाज लगाने लगती है, पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो कॉल काटकर सोयुन को ढूंढने लगती है और उसको चिल्लाकर आवाज लगाती है, लेकिन सोयुन कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। तभी मिंजू तालाब किनारे सोयुन को ढूंढती हुई जोर से उसके नाम को चिल्लाती है, पर सोयुन कहीं पर भी नहीं मिलती और फिर उसे तालाब के किनारे पर सोयुन की वो डॉल मिलती है। मिंजू डॉल को बाहर निकालती है और थोड़ी ही दूर पर सोयुन की लाश पानी के ऊपर आ गई थी। जी हाँ, यानी कि सोयुन खत्म हो गई। मिंजू पानी में कूदकर सोयुन को बाहर निकालती है और टेंशन में रोते हुए हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं आता। अब जब ये बात घर में सोही को और जूनो को पता चलती है तो वो घर में दुखी बैठे हुए थे। मिंजू सोयुन के पास ही बैठी हुई थी और बसरी फ्यूनरल की तैयारी कर रहा होता है। सोही बोलती है कि हमें जल्द ही फ्यूनरल कर देना चाहिए। जूनो कार में जाकर बहुत रोता है, वो पूरी तरह से टूट गया था। मीनवाइल फ्यूनरल के लिए सभी रेडी हो जाते हैं। मिंजू भी सोयुन के पास बैठकर फूट फूट कर रो रही थी और इस चीज के लिए खुद को ही कसूरवार ठहरा रही थी। सब बिल्कुल टूटे हुए थे। बसरी वहां पर बैठकर फ्यूनरल की प्रोसेस पूरी कर रहा होता है कि तभी उसे एक पल के लिए दिखाई देता है कि सोयुन उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रही हो। खैर ये देखकर वो काफी डर जाता है और प्रोसेस को पूरा कर देता है। फिर उसी गांव में सोयुन को दफना दिया जाता है और सुबह तक जूनो और मिंजू सोयुन की ग्रेव के पास बैठे रहते हैं। जूनो कहता है कि हम इस गांव से आज ही चले जाएंगे और दोनों उठकर चले जाते हैं। जूनो और मिंजू जकार्ता जाने के लिए निकल रहे होते हैं और रास्ते में उन्हें बसरी भी मिलता है और शांति के लिए वो प्रे करता है। खैर अब सोही अपने घर पर अकेले बैठकर अपनी माँ की बातों को याद कर रही थी कि जब तुम खत्म होगी तो इसी गांव के अंदर दफन हो जाओगी। खैर अचानक से सोही को एक आवाज आने लगती है और वो उसके सामने सफेद कपड़े में लिपटी हुई लाश को देखती है, यानी कि पोचोंग को देखती है। खैर अब वो डर कर ऊपर वाले को याद करने लगती है और ये कहती है कि मे गॉड फॉरगिव अस। अब अगले सीन में बसरी ग्रेवयार्ड में शाम के वक्त आता है और उसको वहां पर वो लाश दिखाई देती है और वो उसके सामने आ जाती है, उसको घूरती है। बसरी कहता है मे गॉड फॉरगिव अस। अब वो सोही के पास जाकर इस बारे में डिस्कशन करता है और सोही उसको बताती है कि सेम हादसा उसके साथ भी हुआ है और दोनों कुछ करने का प्लान करते हैं। खैर अब अगला सीन मिंजू के घर का होता है, जहां पर ये दोनों ही घर पहुंच गए थे और सोयुन का रूम बिल्कुल खाली देखकर वो फूट फूट कर रोने लग जाते हैं और वहां से बाहर चले आते हैं। और तभी हम देखते हैं कि मिस बुनबुन डॉल ऑलरेडी सोयुन के रूम के अंदर रखी हुई थी।
जूनो सोयुन की फोटो देखकर रो रहा होता है और मिंजू पर चिल्लाने लगता है और पूछता है कि तुम्हारे लिए कॉल इतना जरूरी था कि तुमने अपनी बेटी का ध्यान तक नहीं रखा, और तुम बहुत ही ज्यादा सेल्फिश लड़की हो, और अब तुमको जॉब करने की भी जरूरत नहीं है। और वो उसके ऊपर बहुत चिल्लाकर चला जाता है। अगली सुबह मिंजू घर से निकलती है। जूनो चुपचाप बैठा होता है। मिंजू के जाने के बाद उसे मिस बुन्नुन मिलती है और मिंजू अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर उसको सारी दिक्कतें बताती है। साइकोलॉजिस्ट उसको सजेस्ट करती है कि उन दोनों को मिलकर इस टेंशन से डील करना चाहिए और एक दूसरे को हील करने में हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों की ही गलती नहीं थी। सबसे बड़ी बात कि ऐसा किसी की बच्ची के साथ हो जाए, ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। खैर, उसकी बात मानकर मिंजू जूनो से बात करने घर आती है। तब जूनो गुस्से में मिंजू से पूछता है कि मिस बुनबुन को वो यहाँ पर क्यों लेकर आई है, और हमने डिसाइड किया था कि इसे हम सोयुन की ग्रेव पर ही छोड़कर आएंगे। तब मिंजू शॉक्ड होते हुए कहती है कि वो इसको लेकर नहीं आई है और वो तो इसको पहली बार देख रही है। और जूनो मिंजू पर यकीन नहीं करता। उसे लग रहा था कि मिंजू ही इस डॉल को यहाँ पर लेकर आई थी, बेसिकली जूनो को मॉक करने के लिए। अब जूनो यहाँ पर अपनी बीवी से नफरत सी करने लगा था। खैर, अगले सीन में हमें सोयुन की ब्रेव दिखाई जाती है, जिससे मिट्टी हट गई थी और सोयुन एक डीमन। वो अपनी पर नानी की मौत का ही बदला यहाँ पर गांव वालों से ले रही थी। उसकी बॉडी को एक ऐसे डीमन ने पजेस किया था जो कि इस कर्स को यहाँ पर आगे बढ़ाएगा। बसरी बताता है कि सोयन जो अब डीमन बन चुकी है, उसको ढूंढकर उसे गांव के बाहर दफनाना होगा, तभी सारे गांव वाले उस शाप से बच पाएंगे। यानी कि उसकी बॉडी इस गांव के अंदर दफन नहीं हो सकती, बल्कि बाहर दफन करी जाएगी, तभी इस गांव को बचाया जा सकता है। अदरवाइज यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा। और ये शाप था सोयन की परनानी का, यानी कि सोही की माँ का। खैर, अब ये लोग सोयन को ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन मिंजू को घर तक ही रुकने के लिए कहा जाता है। सोयन गांव के लोगों को खत्म करने निकल जाती है और अब वो मिंजू की फ्रेंड मेवार और उसकी बेटी नानी के घर आ गई थी। अब नानी जो होती है वो बिस्तर पर ब्लैंकेट ओढ़कर चुपचाप बैठी हुई थी, जो कि मेरे ख्याल से सबसे ताकतवर चीज होती है। खैर, मेवार उससे ये पूछती है कि क्या हुआ बेटा। तब वो उसे चुप रहने का इशारा करती है और वो उसके पास जाकर उसको फिर से पूछने पर बिस्तर के नीचे की ओर इशारा करती है। मेवार बिस्तर के नीचे देखने के लिए धीरे से झुकती है और वो देखती है कि बिस्तर के नीचे नानी लेटी हुई थी और डरी हुई मेवार जो होती है वो घबरा जाती है। नानी मेवार से कहती है कि ऊपर सेटन है मॉम, और मेवार इससे बहुत डर जाती है और बहुत ज़्यादा घबरा कर जैसे ही ऊपर देखती है तो सोयन उसका गला दबाकर उसको खत्म कर देती है और उसके बाद उसकी बेटी नानी को भी। अब घर पर मिंजू ऊपर वाले से प्रे कर रही होती है कि तभी उसे सोयन की आवाज़ आती है कि मम्मा मम्मा, और अब मिंजू उस आवाज़ के पीछे आकर्षित होकर जाने लगती है। उसको मिस बुनबुन मिलती है और उसको लेकर मिंजू घर से बाहर चली जाती है। वो सोयन की ग्रेव के पास आकर देखती है कि ताबूत के अंदर से कोई उसको आवाज़ लगा रहा था, हेल्प मांग रहा था, बिल्कुल उसके सपने जैसा। अब मिंजू मन ही मन में अपनी बेटी सोयन को आवाज़ लगाकर पुकारती है कि मैं आ गई हूँ बेटा, कहाँ पर हो तुम, मैं आ गई हूँ। तब एकदम से तेज हवा चलने लगती है और उसके बाल उड़ने लगते हैं। मिंजू आंखें खोलती है और पीछे देखती है तो उसकी बेटी सोयुन खड़ी हुई थी और वो उसको देखकर खुश हो जाती है। खैर, अब मिंजू उसके पास जाने के लिए उठती है कि इतने में ही पीछे के ताबूत में से डेमोनिक सोयुन निकल आती है और उसका गला दबाने लगती है। मिंजू कहती है कि सोयुन बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, पर अब वो सोयुन नहीं बल्कि डेमोनिक हो गई थी और वो अपनी माँ को ही खत्म करने वाली होती है। और अब जैसे जैसे डेमोनिक सोयुन अपनी माँ मिंजू को खत्म कर रही होती है तो उसके हाथ से मिस बुनबुन डॉल गिर पड़ती है। सोयुन उसको देखकर रुक जाती है और मिस बुनबुन को देखने लगती है कि तभी वहां पर जून हो आ गया था। वो मिंजू के पास दौड़कर आने लगता है, पर सोयुन उसको और मिंजू दोनों को गले से पकड़कर हवा में लटका देती है। यानी कि यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो यहाँ सोयुन थी वो अपनी डॉल से किस तरह से कनेक्टेड थी कि उसको आज तक भी याद था कि हाँ, वो उसकी डॉल है। खैर, तभी वहां पर बसरी और सोही भी आ जाते हैं और बसरी सोयुन के सामने गॉड की प्रेयर करने लगता है, उस पर एग्जॉर्सिज्म करने लगता है। सोयुन कमजोर होकर वहां से गायब हो जाती है और दोनों नीचे उतर आते हैं। अब मिंजू रोते हुए सोयुन की ग्रेव की तरफ भागने लगती है तो जूनहो उसे पकड़कर पीछे लाता है और सेव करता है। अब तभी सोयुन बसरी पर हमला कर देती है कि बसरी तभी सोयुन के सर पर हाथ रखकर ऊपर वाले का नाम लेने लगता है और प्रे करने लगता है, जिसकी वजह से सोयुन बेहोश हो जाती है। अब बसरी उठकर खड़ा हुआ ही था, लेकिन इतने में ही सोयुन फिर से होश में आकर उसके ऊपर हमला कर देती है। बसरी फिर से उसके सर पर हाथ रखकर जोर जोर से कुरान पढ़ने लगता है, अल्लाह का नाम लेने लगता है और सोयुन के सर से एक धुआं निकलने लगता है। यानी कि जो डीमन था, जो कर्स था, वो वहां से चला गया था। अब अचानक से ही सोयुन बेहोश हो जाती है और सभी सेफ हो गए थे।
ऑब्वियस सी बात है कि सोयुन यहाँ पर खत्म हो चुकी थी। उसको तो वो डेमोनिक कर्स जो था वो जिंदा रख रहा था, वो भी बदला लेने के लिए गांव वालों से। और जैसे ही ये कर्स खत्म हुआ, डीमन वहां से चला गया, तो इसके चलते ही यहाँ पर सोयुन पूरी तरह से खत्म हो गई थी। यानी कि फाइनली उसकी सोल जो थी वो रेस्ट इन पीस हो चुकी थी। खैर, अब सभी लोग मिलकर दोबारा से सोयुन का प्रॉपर फ्यूनरल करते हैं और इस बार उसे गांव के घेरे से बाहर दफनाया गया था। अब यहाँ पर जूनहो और मिंजू अपनी बेटी की ग्रेव पर फाइनली मिस बुनबुन को भी रख देते हैं, क्योंकि वो उसकी सबसे प्रिय थी, जिसके चलते यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग और बहुत ही इमोशनल सीन्स आते हैं। अब इसके बाद में फाइनली यहाँ से जूनहो और मिंजू निकल गए थे, क्योंकि उनको आइडिया लग गया था कि उनकी बेटी की आत्मा अब रेस्ट इन पीस हो चुकी है।